मुजफ्फरनगर में अवैध शराब तस्करी के खिलाफ पुलिस और आबकारी विभाग ने एक बड़ी और महत्वपूर्ण कार्रवाई को अंजाम दिया है। थाना नई मंडी पुलिस ने आबकारी टीम के साथ मिलकर NH 58 हाईवे पर सघन चेकिंग अभियान के दौरान एक अशोक लीलैंड ट्रक को रोका। शुरुआती जांच में वाहन संदिग्ध प्रतीत होने पर जब उसकी गहन तलाशी ली गई तो उसमें भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद हुई, जिससे पुलिस भी सतर्क हो गई। तलाशी के दौरान ट्रक से कुल 150 पेटी अवैध शराब बरामद की गई, जिसमें 129 पेटी देशी शराब और 21 पेटी अंग्रेजी शराब हरियाणा मार्का शामिल है। इस पूरी खेप की बाजार में अनुमानित कीमत करीब 7.5 लाख रुपए आकी गई है। पुलिस के अनुसार यह शराब हरियाणा राज्य से अवैध रूप से तस्करी कर उत्तराखंड की ओर सप्लाई की जा रही थी। कार्रवाई के दौरान मौके से ट्रक चालक को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसकी पहचान राजेंद्र उर्फ बॉबी के रूप में हुई है। आरोपी मूल रूप से पंजाब का रहने वाला बताया जा रहा है और वर्तमान में दिल्ली में निवास कर रहा था। प्रारंभिक पूछताछ में आरोपी ने स्वीकार किया है कि वह लंबे समय से अवैध शराब की तस्करी के नेटवर्क से जुड़ा हुआ है और हरियाणा से सस्ती शराब खरीदकर उसे अन्य राज्यों में ऊंचे दामों पर सप्लाई कर अवैध मुनाफा कमाता था। पुलिस जांच में यह भी सामने आया है कि आरोपी एक संगठित नेटवर्क के तहत काम करता था, जिसमें अन्य लोग भी शामिल हो सकते हैं। पुलिस अब इस पूरे नेटवर्क की कड़ियों को जोड़ने में जुटी है और आरोपी से लगातार पूछताछ की जा रही है ताकि उसके साथियों और सप्लाई चैन का पूरा खुलासा हो सके। फिलहाल पुलिस ने ट्रक और पूरी शराब की खेप को जब्त कर लिया है और आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आगे की विधिक कार्रवाई शुरू कर दी गई है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जिले में अवैध शराब तस्करी और नशे के कारोबार पर पूरी तरह लगाम लगाने के लिए अभियान लगातार जारी रहेगा और ऐसे मामलों में किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। देखिए, एक टिप ऑफ मिलता है, उसके आधार पर पुलिस सक्रिय होती है। पहले ये एक मुकदमा 333/26 जो पहले 406 IPC हुआ करता था, उसमें 316 BNS का दर्ज हुआ था, जिसमें ये सूचना मिली थी। एक रईस नाम का व्यक्ति है जिसने ये कंप्लेन किया था कि खुर्शीद और कुछ लोग हमारी गाड़ी का दुरुपयोग कर रहे हैं, जिसके आधार पर अभियोग दर्ज करने के बाद जब पुलिस उसका इंटेलिजेंस गैदर करती है तो उसी आधार पर ये सूचना मिलती है गाड़ी जो है जा रही है उत्तराखंड की तरफ। इस परिदृश्य में इंस्पेक्टर मंडी और CO मंडी तथा आबकारी की टीम भी उसमें बाद में उस मामले में लाई गई ताकि जो है पूरे मामले को कायदे से देखा जाए। जब इसमें शराब होने की सूचना मिली तो आबकारी की टीम भी उसमें सहयोग करने लगी। इस परिदृश्य में लगभग 7.5 से 8 लाख की शराब देशी प्लस अंग्रेजी शराब पकड़ी गई है, जिसमें एक अभियुक्त राजेंद्र नाम का गिरफ्तार किया गया है जो कि मूलतः पंजाब का रहने वाला है तथा इसने पूछताछ से बताया है कि ये इस सोनीपत से हरियाणा से इस शराब को अवैध रूप से उत्तराखंड राज्य ले जा रहा था, जिसमें इसका दाम कम से कम हर पाउच पर 10 से 15 रुपये का दाम बढ़ जाता है, जिससे इसको आर्थिक लाभ मिलता है। तथा इसमें 2 लोगों का नाम और प्रकाश में आया है। एक क्या कहते हैं दिल्ली का रहने वाला है तथा एक जो है यहाँ मुजफ्फरनगर रहने वाला है। तो जल्दी ही उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, टीमें लगी हुई हैं। बाकी 7.5 लाख की ये शराब आज पकड़ी गई है तथा नियमानुसार इसमें आबकारी अधिनियम का मुकदमा दर्ज करके और साथ ही साथ फ्रॉड का, चूँकि नंबर प्लेट भी इसमें फ्रॉड पकड़ी गई है तथा वो अपने जैसे स्टेट होता है उस स्टेट के हिसाब से नंबर प्लेट बदल लेते हैं। इस नाते से इस कुप्रकरण के लिए इनके खिलाफ फ्रॉड का भी अभियोग दर्ज किया गया है। साथ ही इसमें नियमानुसार विधिक कार्रवाई करते हुए राजेंद्र को जेल भेजने की कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है तथा 2 अभियुक्त इसमें बाकी जिनको शीघ्र ही गिरफ्तार कर लिया जाए। मुजफ्फरनगर में वाहन चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत नई मंडी पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने चेकिंग के दौरान 2 शातिर बाइक चोरों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान हर्ष और पिंकी के रूप में हुई है। पुलिस ने इनके कब्जे से 3 चोरी की मोटरसाइकिलें भी बरामद की हैं। जानकारी के अनुसार संदिग्ध वाहनों की जांच के दौरान पुलिस को दोनों आरोपी संदिग्ध परिस्थितियों में मिले। पूछताछ और जांच के दौरान उनके कब्जे से चोरी के वाहन बरामद हुए। नई मंडी क्षेत्राधिकारी राजू कुमार साव ने बताया कि गिरफ्तार किए गए आरोपी अभी अपराध की दुनिया में उभरते हुए अपराधी हैं और उनसे पूछताछ कर अन्य मामलों में उनकी संलिप्तता की भी जांच की जा रही है। पुलिस का कहना है कि दोनों आरोपियों के खिलाफ आवश्यक कानूनी कार्रवाई पूरी कर उन्हें न्यायालय में पेश कर जेल भेजने की प्रक्रिया की जा रही है। वहीं पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि आरोपी किसी बड़े वाहन चोरी गिरोह से जुड़े हैं या नहीं। जनपद में अपराधियों के खिलाफ अभियान लगातार जारी है। देखिए, जनपद मुजफ्फरनगर में श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों पे कार्रवाई पुलिस द्वारा आज सुबह एक शातिर किस्म के मोटरसाइकिल गैंग का खुलासा किया गया, उनको अरेस्ट किया गया है। आज सुबह जब चेकिंग किया जा रहा था, चेकिंग के दौरान मुखबिर के सूचना के आधार पे
संदिग्ध व्यक्ति मोटरसाइकिल पे आ रहे तो उनको रोककर चेक किया गया। उनसे चोरी का मोटरसाइकिल बरामद हुआ तथा इनके निशानदेही से 2 अन्य कुल 3 मोटरसाइकिल बरामद हुआ है। पूछताछ पे इन्होंने अपना नाम हर्ष और दूसरे नाम बिक्की और पिंकी, दोनों नई मंडी के रहने वाले हैं और ये काफी शातिर किस्म के चोर है, नई उम्र के चोर है, उभरते हुए चोर है। इन पे एक चोरी के मुकदमे पहले से हैं। गुड़वर्क करते हुए आज इन दोनों मोटरसाइकिल चोरों को पकड़ा है। इनके पोजीशन से 3 मोटरसाइकिल बरामद किया है और इन चोरी के मोटरसाइकिलों को ट्रैक किया जा रहा है। जिन जगहों से इन पे अभियोग पंजीकृत है उनको इनसे लिंकअप किया जाएगा। बहरहाल आज इन्हें अरेस्ट करके जेल भेजने की मुजफ्फरनगर के नई मंडी क्षेत्र से एक चिंताजनक घटना सामने आई है, जहां एक युवक का शव उसके घर के अंदर फंदे से लटका हुआ मिलने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि मृतक की पहचान राहुल शर्मा के रूप में हुई है। स्थानीय लोगों के अनुसार राहुल पिछले करीब 3 दिनों से अपने कमरे से बाहर नहीं निकले थे और न ही उन्होंने किसी से संपर्क किया था। जब काफी समय तक कमरे का दरवाजा नहीं खुला तो आसपास के लोगों को संदेह हुआ, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही नई मंडी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद कमरे का दरवाजा खुलवाया गया। अंदर युवक का शव फंदे से लटका मिला। पुलिस ने मौके से साक्ष्य जुटाते हुए शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। प्रारंभिक जांच में मामला आत्महत्या का प्रतीत हो रहा है। हालांकि पुलिस हर पहलू को ध्यान में रखते हुए जांच कर रही है। सीओ नई मंडी राजू कुमार साहब ने बताया कि मृत्यु के वास्तविक कारणों का पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अन्य जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा। फिलहाल पुलिस परिजनों और आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है तथा युवक के पिछले कुछ दिनों की गतिविधियों की भी जानकारी जुटाई जा रही है। घटना के बाद पूरे क्षेत्र में शोक और चर्चा का माहौल है। वहीं पुलिस का कहना है कि अभी तक परिजनों की ओर से कोई तहरीर प्राप्त नहीं हुई है। तहरीर मिलने और जांच रिपोर्ट आने के बाद आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पुलिस सभी संभावित पहलुओं को ध्यान में रखकर मामले की गहन जांच में जुटी हुई है। आज सुबह तकरीबन 9:15 बजे के लगभग नई मंडी पुलिस को 112 के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि पटेल नगर में घर के कमरे में एक व्यक्ति का शव पड़ा है, फांसी लगाया है। इस सूचना पर तत्काल नई मंडी की पुलिस फील्ड यूनिट के साथ मौके पर पहुंची और उस शव को कब्जे में लेकर पंचायत पीएम नामा के लिए भेज दी। इस पूरे प्रकरण में जब जानकारी किया गया तो इस मृतक का नाम राहुल शर्मा, उम्र 39 साल और 10 से 12 साल पहले इसकी शादी हुई थी। इसका ससुराल छपार में होना बताया गया और लोगों द्वारा ये भी बताया गया कि इसकी सिर्फ पत्नी से काफ़ी समय से विवाद चल रहा था और इसकी पत्नी 10-15 दिन से मायके में ही रह रही थी, ये आरोप लगाया गया था। बहरहाल इस पूरे प्रकरण की गहन छानबीन पुलिस द्वारा की जा रही है। अभी तक कोई भी तहरीर पुलिस को प्राप्त नहीं हुई है। पूरे प्रकरण में अभी पंचायत पीएम नामा की पीएम की कार्रवाई होना शेष है और परिजनों से पुलिस संपर्क में है। जैसे ही तहरीर प्राप्त होगा आवश्यक विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। मुजफ्फरनगर के जानसठ रोड स्थित कम्बोज हॉस्पिटल में उस समय हंगामे की स्थिति बन गई जब एक मरीज के परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाते हुए जमकर विरोध प्रदर्शन किया। परिजनों का कहना है कि मरीज का कुछ समय पहले इसी अस्पताल में पथरी का ऑपरेशन कराया गया था, लेकिन ऑपरेशन के बाद से ही मरीज की हालत लगातार बिगड़ती जा रही है और तबीयत में कोई सुधार नहीं हो रहा है। परिजनों ने आरोप लगाया कि इलाज में लापरवाही बरती गई, जिसके कारण मरीज को लगातार परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हंगामे के दौरान परिजनों और अस्पताल स्टाफ के बीच तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली। घटना की जानकारी मिलते ही आसपास के लोग भी मौके पर एकत्र हो गए और अस्पताल परिसर में माहौल तनावपूर्ण हो गया। परिजनों ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कही है। वहीं अस्पताल प्रबंधन की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। फिलहाल यह सभी आरोप परिजनों द्वारा लगाए गए हैं और मामले की सत्यता जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी। संजो अमरपुर गढ़ी देवबन के पास मामला ये था, मेरे पति का दर्द हुआ, फिर मैंने अल्ट्रासाउंड कराया। इनका अल्ट्रासाउंड कराने के बाद ये देवबन में ये डॉक्टर है अनुज गोल डॉक्टर है, उन्होंने कहा, मैंने डॉक्टर की दिखाई रिपोर्ट करा कर वहाँ सारी रिपोर्ट कराई। उन्होंने वे कहने लगे सारी रिपोर्ट नॉर्मल है, सिर्फ इनका पथरी है। फिर मैंने कहा कहाँ इलाज होगा, कहने लगे डॉक्टर काम्बोज के यहाँ चले जाओ। फिर हम काम्बोज डॉक्टर के यहाँ आ गए। मैंने सारी रिपोर्टें दिखाई ना, ये कहने लगे मैं इन रिपोर्टों को कोई नहीं मानता। ये कहने लगे मेरे जो मैं बताऊंगा रिपोर्ट वहाँ करानी। मैंने कहा चलो कोई नहीं, मैंने सारी रिपोर्ट इनके यहाँ की कराई, उसमें वे भी नॉर्मल आई सारी रिपोर्ट,
सिर्फ उनका पित्त की थैली में पथरी है, उनका ऑपरेशन करा इन्होंने। ये हुआ था 15 जनवरी में, ये 5-6 महीने हो लिए जी। तो उसके बाद फिर ये ऑपरेशन थिएटर से है, इनका दर्द ऐसे तरह तड़पते रहे, ये जो तड़पते रहे। मैंने कहा जी मकान का बहुत ज्यादा दर्द है, कह रहा मैं क्या नट बोल्ट खींच दूंगा और तुम क्या ना वो ठीक हो जाएंगे, ठीक हो। ऐसे ही करते रहे, ये करते रहे। मामा यहाँ हो गए 10 दिन, कोई बात 10 दिन के बाद इन्होंने छुट्टी कर दी। फिर भी इनका पस चलता रहा, नली जो कि तू लगी रही। फिर इनका हम घर चले गए छुट्टी कर, ये पूरी रात तड़पते रहे वहां भी ऐसे ही। फिर मैंने सोचा, मैंने इन पर फोन करा, ये कहने लगे वो आराम हो जाएगा। मैंने कहा चलो हो जाएगा। फिर मैं लेकर आई, इनका पेट हो गया ऐसा बड़ा, उनके पेट में गंदा पानी रुक गया। फिर मैं यहाँ लेकर आई, इन्होंने नली निकाल दी। निकालने के बाद इनका 2-3 लीटर पानी निकला। फिर निकलने के बाद इन्होंने अटका पेटीमेट चला दिया। ये कहने लगे तुम 10 दिन रखो। मैंने यहाँ रखा 15 दिन अपनी मर्जी से, फिर 17 दिन। फिर ये कह, मैंने कहा जी देखो अभी पस चल ही रहा है, मैं कहा क्या होगा इसका। फिर ये कहने लगे वो जहाँ ले जाना आपके मरीज को ले जाओ। इन्होंने छुट्टी कर दी। मैंने पैसे, ये कहने लगे इतने पैसे जमा करा दो। मैंने मेरा पति ने हाथ जोड़ कर कहा जी इतने मेरे पर कम कर लो, मेरे पर है नहीं, मैं गरीब आदमी, 1 महीना होगा कहाँ से लगाऊंगा पैसे। तो 1.5-2 लाख रुपए लगे जी मेरे यहाँ से। सर ऑपरेशन के टाइम 12,000 रुपए मतलब ऑपरेशन था। अब तो स्थिति है उनकी ज्यादा बहुत गंभीर हालत। प्रदीप हमारा 40 साल। अब मैं यह चाहती हूँ मेरा मरीज मुझे ठीक चाह रहा, जैसा है ऐसे ही। और ये भी हंस का बात कर रहे हैं, सब मतलब तड़प रहे। इन्होंने एक बार उन्होंने देखा मरीज को क्या हो रहा क्या नहीं, किस स्थिति में लेकर आए यहाँ से, ऐसा तड़प रहे पड़े रहे, हंस का बात कर रहे वहाँ बैठे। अब जा चेकअप डॉक्टर साहब ने कह रहे जहाँ भी लेकर जा रहे हम लेकर वहाँ सहारनपुर के पास में पिलकनी पहले वहाँ ले गए। उन्होंने कहा भाई वहाँ ले जाओ, उसमें कैंसर का यही बता रहे जी ना, कुछ भी नहीं था, कैंसर कुछ नहीं था ना। वहाँ हम ना एक ऑपरेशन के बाद भी देवबंद में कराई एक, फिर मैं यहाँ लेकर ही न दिखा। ये कह लगे कोई बात नहीं, इलाज चलता रहेगा, चलता रहा। उसमें कुछ नहीं था, नॉर्मल आ रहा था सब कुछ। पित्त की थैली निकली आ रही थी, जो थोड़ा बहुत पछता हुआ आ रहा था, सारी खुद की कराई थी ना, नॉर्मल था। मेरे पति कुछ नहीं था दिक्कत। हाँ ये बता रहे उसमें मरीज है जिसकी वजह से कई लोग आए हुए हैं मिलने के लिए। इस मरीज का 15 जनवरी में यहाँ पित्त की थैली का ऑपरेशन हुआ था। पित्त की थैली की उस टाइम जांच अल्ट्रासाउंड हुई थी, टेस्ट हुआ था, दिल की जांच हुई थी, सभी सामान्य पाई गई थी और तब उसका सही ढंग से ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन के बाद मरीज ठीक रहा। मरीज की जो पित्त की थैली निकाली थी उसे हमने जाँच के लिए इन्हें दिया था। मरीज की बहन ने वो प्राप्त किया और उसकी जांच उन्होंने नहीं कराई। इलाज उसके बाद चलता रहा। महीने 20 दिन के बाद में जब दर्द चलता रहा तो मैंने पूरी तरह से कागज पे पूरी अपने ऑपरेशन की रिपोर्ट और कागजों के साथ मरीज को एम्स ऋषिकेश के लिए रेफर किया। मरीज आज मेरे को जो कागज दिखा रहा है उसमें एम्स ऋषिकेश के ही कागजों में इनके द्वारा जो लेकर आए हैं उसी में पित्त की नली साफ लिख रखी है और पित्त की नली में गांठ लिख रखी है जो कैंसर है। संभवतः उसी का इसको दर्द है और ये रिपोर्ट आज की रिपोर्ट बता रही है, लेकिन जिस समय हमने ऑपरेशन किया उस समय पित्त की थैली में किसी रिपोर्ट में कैंसर का कोई जिक्र अगर होता तो हम ऑपरेशन ना करते। किसी को भी किसी भी डॉक्टर के किसी भी ऑपरेशन से किसी को कभी कैंसर नहीं पस अगर किसी के भी अगर अंदर ज्यादा होगा तो पस ज्यादा दिन चलेगा, पस तो ज्यादा होगा तो ज्यादा ही चलेगा। कोई बाहर से बना के तो नहीं अंदर डाल रहे, अंदर से निकाल ही रहे हैं। नहीं, ऑपरेशन में जब अल्ट्रासाउंड में लिखा हुआ है कि मरीज कह रहा है मेरे दर्द है कलेजे में और अल्ट्रासाउंड कह रहा है कि इसकी पित्त की थैली में पथरी है, तो संभवतः आप यही मानोगे कि पित्त की थैली पथरी की वजह से उसको दर्द है। तो दोनों रिपोर्ट, सारी रिपोर्ट मरीज के तीमारदार के पास में ओरिजिनल कागज सब है, जो ऑपरेशन से पहले कराए थे वो भी और जो ऑपरेशन के बाद में कराए वो भी, और सबकी फोटोस्टेट कापियां कार्बन कॉपी रिसीव करा के है हमारे पास। ये मेरे को याद नहीं है, हमारे यहाँ अल्ट्रासाउंड कोई नहीं। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी अपटेट 2026 के तीसरे और अंतिम दिन भी प्रयागराज में सुरक्षा और व्यवस्थाओं के बीच परीक्षा का आयोजन जारी है। 2 जुलाई से शुरू हुई यह महत्वपूर्ण परीक्षा आज अपने अंतिम चरण में पहुंच गई है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित इस परीक्षा के लिए प्रयागराज जिले में कुल 53 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां हजारों अभ्यर्थी शिक्षक बनने के अपने सपने को साकार करने के लिए परीक्षा दे रहे हैं। परीक्षा को पूरी तरह नकल विहीन और पारदर्शी बनाने के लिए जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने व्यापक इंतजाम किए हैं।
सभी परीक्षा केंद्रों पर मजिस्ट्रेटों की तैनाती के साथ साथ पर्याप्त पुलिस बल भी लगाया गया है। वहीं मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच, ब्लूटूथ डिवाइस समेत सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के इस्तेमाल पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया गया है। प्रशासन द्वारा परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा जांच को और अधिक सख्त किया गया है ताकि किसी भी प्रकार की अनियमितता या गड़बड़ी की संभावना को रोका जा सके। अधिकारियों का कहना है कि परीक्षा को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और सफल तरीके से संपन्न कराना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। अब सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि 3 दिनों तक चले इस बड़े परीक्षा आयोजन का समापन किस तरह सफलतापूर्वक होता है। आज तीसरा दिन है यूपी टेट परीक्षा का, जिसमें आज अंतिम चरण का पेपर है प्राइमरी स्तर का। व्यवस्था ठीक ही है, हाँ, शासन प्रशासन सब लगे हुए हैं। यूपी टेट की परीक्षा देने के लिए आया हूँ। यूपी टेट, हाँ, यूपी टेट का आज मतलब जो शिफ्ट है लास्ट शिफ्ट है, लास्ट और फर्स्ट शिफ्ट में मेरा पेपर है और कड़ी से कड़ी सुरक्षा रखी गई है। नमस्कार। श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 श्रद्धा, आस्था और विश्वास के साथ निरंतर आगे बढ़ रही है। इसी क्रम में शनिवार को जम्मू से रवाना हुआ अमरनाथ यात्रा का तीसरा जत्था सुरक्षित रूप से रंबन जिले पहुंच गया। यात्रा में शामिल हजारों श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन की अदम्य आस्था के साथ बालटाल और पहलगाम स्थित दोनों आधार शिविरों की ओर अग्रसर हैं। अमरनाथ यात्रा को सुरक्षित, सुगम और व्यवस्थित बनाने के लिए प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों ने व्यापक इंतजाम किए हैं। रंबन जिले में श्रद्धालुओं के पहुंचने पर प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद दिखाई दिया। यात्रा मार्ग पर सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ाई गई है, जबकि यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए विशेष प्रबंध किए गए हैं। प्रशासन की ओर से श्रद्धालुओं के लिए चिकित्सा सुविधाएं, साफ सफाई, पेयजल, विश्राम स्थल और आपातकालीन सेवाओं की भी समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। अधिकारियों के अनुसार यात्रा के प्रत्येक चरण की लगातार निगरानी की जा रही है ताकि श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। श्रद्धालुओं ने भी यात्रा मार्ग पर उपलब्ध कराई गई व्यवस्थाओं की सराहना की है। उनका कहना है कि सुरक्षा व्यवस्था से लेकर भोजन, स्वास्थ्य और आवागम तक सभी सुविधाएं बेहतर ढंग से संचालित की जा रही हैं, जिससे उनकी यात्रा अधिक सुरक्षित और सुगम बनी हुई है। गौरतलब है कि हर वर्ष लाखों श्रद्धालु बाबा अमरनाथ के पवित्र दर्शन के लिए इस कठिन लेकिन आस्था से भरी यात्रा में शामिल होते हैं। इस वर्ष भी प्रशासन का लक्ष्य यात्रा को पूरी तरह सुरक्षित, शांतिपूर्ण और व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराना है। फिलहाल श्रद्धालुओं का उत्साह चरम पर है और बाबा बर्फानी के जयकारों के साथ यात्रा का कारवां लगातार अपने गंतव्य की ओर बढ़ रहा है। बहुत आस्था, बहुत खुशी की बात है कि हम लोग बाबा बर्फानी के दर्शन करने जा रहे हैं। जय बाबा बर्फानी। यहाँ की व्यवस्था भी बहुत अच्छी है। यहाँ पे 21 साल से आ रहे हैं और यहाँ की व्यवस्था बहुत अच्छी लगती है। यहाँ सेवादारों की बहुत अच्छी सेवा है और जगह जगह बहुत अच्छा स्वागत है। मतलब बहुत अच्छा लगता है। यह है कि यहाँ आके गंदगी ना फैलाएं, अच्छा वातावरण रखें और यात्रा कर रहे हैं, यात्रा को मंगलमय बनाएं, बस यही प्रार्थना है। और सब लोग अच्छी तरीके से बाबा के दर्शन करें। बहुत बढ़िया रहते हैं, सबको आना है इधर बाबा का दरबार में। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन के आगमन पर भव्य स्वागत समारोह का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद नितिन नबीन का यह पहला उत्तर प्रदेश दौरा था, जिसे लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों में खासा उत्साह देखने को मिला। लखनऊ पहुंचते ही पार्टी कार्यकर्ताओं ने ढोलनगाड़ों, फूलमालाओं और जोरदार नारों के साथ उनका स्वागत किया। स्वागत कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और समर्थक मौजूद रहे। इस अवसर पर समाज के विभिन्न वर्गों और समुदायों के लोगों की भागीदारी भी देखने को मिली। कार्यक्रम के दौरान एक ओर जहां पारंपरिक स्वागत की झलक दिखाई दी, वहीं बुर्का पहने मुस्लिम महिलाओं ने भी राष्ट्रीय अध्यक्ष का स्वागत कर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। इसके अलावा स्वागत कार्यक्रम में बुलडोजर की मौजूदगी भी चर्चा का विषय बनी रही, जिसे कई लोग प्रतीकात्मक रूप से देख रहे हैं। राजनीतिक जानकारों की माने तो राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में नितिन नबीन का यह दौरा संगठनात्मक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। पार्टी कार्यकर्ताओं ने इसे संगठन की मजबूती और आगामी राजनीतिक रणनीतियों से जोड़कर देखा। लखनऊ में हुआ यह भव्य स्वागत अब प्रदेश की राजनीति में चर्चा का केंद्र बना हुआ है। देश भर में तेजी से बढ़ रहे इलेक्ट्रिक वाहन और ई रिक्शा सेक्टर से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। केंद्र सरकार ने उन मोबाइल एप्लीकेशनों के खिलाफ बड़ा कदम उठाया है
जो देश के कई शहरों में ई रिक्शा चालकों और इलेक्ट्रिक वाहन उपयोगकर्ताओं के लिए परेशानी का कारण बन रहे थे। सरकार ने बैट BMS, स्मार्ट BMS, लॉसिजी, इपोचलियायन समेत कुल 7 मोबाइल एप्लीकेशनों को ऐप स्टोर से हटाने के निर्देश जारी कर दिए हैं। हालांकि इन आदेशों के बावजूद इनमें से कई एप्लीकेशन अब भी गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध दिखाई दे रहे हैं, जिससे इस कार्रवाई की प्रभावशीलता को लेकर सवाल भी उठने लगे हैं। दरअसल देश में इलेक्ट्रिक वाहनों और ई रिक्शा का उपयोग लगातार बढ़ रहा है। लाखों ई रिक्शा चालक अपनी बैटरियों और वाहनों के संचालन के लिए विभिन्न मोबाइल एप्लीकेशनों का इस्तेमाल करते हैं। ये एप्लीकेशन बैटरी की स्थिति, चार्जिंग सिस्टम, प्रदर्शन और अन्य तकनीकी जानकारियों को नियंत्रित करने में मदद करते हैं। लेकिन पिछले कुछ समय से इन एप्लीकेशनों को लेकर विभिन्न राज्यों और शहरों से शिकायतें सामने आ रही थीं। कई चालकों का आरोप था कि इन ऐप्स के कारण उन्हें तकनीकी दिक्कतों, आर्थिक नुकसान और वाहन संचालन में बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है। इन्हीं शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए सरकार ने जांच के बाद संबंधित एप्लीकेशनों को ऐप स्टोर से हटाने का फैसला लिया है। माना जा रहा है कि सरकार का यह कदम ई रिक्शा चालकों के हितों की सुरक्षा, तकनीकी पारदर्शिता और इलेक्ट्रिक वाहन क्षेत्र में बेहतर नियमन सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। हालांकि अभी तक यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि इन ऐप्स को हटाने के पीछे कौन कौन सी तकनीकी या नियामकीय खामियां मुख्य रूप से जिम्मेदार पाई गई हैं। इस कार्रवाई के बाद ई रिक्शा चालकों और इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग से जुड़े लोगों के बीच चर्चाओं का दौर तेज हो गया है। कई विशेषज्ञों का मानना है कि इलेक्ट्रिक वाहन क्षेत्र में तेजी से बढ़ती तकनीक के साथ साथ मजबूत निगरानी व्यवस्था और सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित करना बेहद जरूरी है। यदि तकनीकी प्लेटफॉर्म और एप्लीकेशन पारदर्शी और सुरक्षित नहीं होंगे तो इसका सीधा असर लाखों उपभोक्ताओं और वाहन चालकों पर पड़ सकता है। फिलहाल सरकार की इस कार्रवाई को इलेक्ट्रिक वाहन क्षेत्र में जवाबदेही और पारदर्शिता बढ़ाने की दिशा में एक बड़े कदम के रूप में देखा जा रहा है। अब सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि इन एप्लीकेशनों को पूरी तरह से कब तक हटाया जाता है और भविष्य में सरकार इलेक्ट्रिक वाहन एवं ई रिक्शा क्षेत्र को अधिक सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने के लिए कौन कौन से नए नियम और कदम उठाती है। रिक्शा मुझे गेला से ही पता नहीं है कि कंपनी वाले बंद करा है कि या बैटरी वाले बंद करा है, गाड़ी वाले करा है, कौन करा है। जो परसों बहुत परेशान हुए आदमी, बहुत गाड़ी वाले किराया पे ले रहे 100-300 रुपये, वो ले 100 रुपये खुलवाए के लिए 400 रुपये में पड़े, घर तक देने पड़े। परसों कुछ काम नहीं निकला, तो काफी दिक्कत हो रही है। हाँ, काफी दिक्कत हुई थी। तो फिर वो मिस्त्री जाके उसको ठीक करता है। हाँ, मिस्त्री फोन में तो करके फिर ठीक करता है। किस तरह काट है वो फोन में था, बैटरी किस तरह बंद हो रही है, फिर चालू करा वो। ये जो बैटरियों में दिक्कत आ रही है, इनके BMS लगा होता है बैटरियों में, इसकी वजह से दिक्कत हो रही है। फ़ोन से ही बंद हो रही है बैटरियाँ। ये लोग कर रहे हैं, आपस में मजाक करने के चक्कर में बंद कर रहे हैं, गरीब की दुर्गति कर रहे हैं। तो आप आगे सोल्यूशन कर रहे हो? हाँ, हम तो कर रहे हैं, 20 रिक्शा की कर चुके हैं। बल्कि पटना से एक भावुक तस्वीर सामने आई है। बिहार की राजनीति का करीब 2 दशक तक अहम केंद्र रहा 10 सर्कुलर रोड स्थित राबड़ी देवी का सरकारी आवास अब पूरी तरह खाली हो चुका है। कभी नेताओं, कार्यकर्ताओं और समर्थकों की आवाजाही से गुलजार रहने वाला यह परिसर अब सूना नजर आ रहा है। आवास खाली होने के बाद राजद समर्थकों में भावनात्मक माहौल देखने को मिला। फतुहा से पहुंचे एक राजद कार्यकर्ता ने आवास की चौखट को नमन किया, परिसर की मिट्टी अपने साथ ली और भावुक होकर रो पड़े। उन्होंने कहा कि वे इस मिट्टी की पूजा करेंगे और उन्हें पूरा विश्वास है कि भविष्य में तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। राजनीतिक जानकारों के मुताबिक 10 सर्कुलर रोड का खाली होना बिहार की राजनीति के एक महत्वपूर्ण अध्याय के अंत के रूप में देखा जा रहा है। देखिए, हम पहले तो विक्रम पाचपुते जी का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने इतना एक बढ़िया मुद्दा जो सेहत के लिए हानिकारक है, बच्चों के लिए हानिकारक है, प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए हानिकारक है, वो सभागृह में लाया चर्चा के लिए, जिस पे हमारे मंत्री नरहरि झिरवल जी ने भी बहुत पॉजिटिव आश्वासन दिया है कि 500 मीटर के दायरे पे जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है उसके आसपास और उसके ऊपर बंदी लाई जाएगी। और हम उसका स्वागत करते हैं, क्योंकि जिस तरीके से कंटेंट उन्होंने बताया कि 34% शुगर है, उसमें कैफीन इतने मात्रा में है, जो और उसके मतलब जो सब कुछ दायरे में रखते हुए भी उसमें उन्होंने लिखा है कि इट इज़ नॉट मतलब इट इज़ हार्मफुल फॉर किड्स एंड मतलब चिल्ड्रंस के लिए और प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए। तो अगर ये ज़्यादा से ज़्यादा अगर, क्योंकि हम देख रहे हैं जब ये पूरी चर्चा चालू हो रही थी स्कूल के बच्चों के बारे में उल्लेख किया गया, तो
एक्चुअली ये जब रेड बुल आया था, स्टिंग इज़ नॉट दी ओनली, लेकिन स्टिंग का प्रॉब्लम ये है कि स्टिंग सिर्फ 20 और 30 रुपीज़ में मिल रहा है, इजीली अवेलेबल है, पैसा उसका कम है, तो उसका यूज़ बहुत ज़्यादा हो रहा है। और इसी तरीके से उसको नियमित तौर पे कैसे लाया जाए उसके ऊपर चर्चा थी। अब इस चर्चा का स्वागत भी करते हैं और जो आश्वासन दिया है उसको समर्थन भी करते हैं। बच्चों को दूर रखा जा रहा है, हम ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस अपने मतदार संघ में भी इसी चीज़ को लेके करेंगे, और ऐसे कोई भी अगर दूसरी चीज़ें भी उधर अवेलेबल हो रही है या बिक रही है तो उसके ऊपर कैसे बंदी आन सकते हैं उसके ऊपर हम काम करेंगे।